गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में नेशनल मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट में उत्तराखंड का रोल डिस्कस कर रहे हैं और इसी रोल को डिस्कस करते हुए मैं आपको एक इविल कस्टम पे ला रहा हूं, एक ऐसी प्रथा पे ला रहा हूं जिसने उत्तराखंड के विलेजेस पे, ठीक है, बहुत लंबे समय तक आपका जो है केस बेसिकली क्या किया, बाउंडेशंस डाली, उन पर आपका बेसिकली क्या की, जोर जबरदस्ती की। और ये थी आपका कुली बेगार। ठीक है, तो कुली बेगार क्या है, मैं कुली बेगार बाद में बताता हूं, पहले मैं कुली बेगार मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। राइट, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में एक कुमाऊं कमिश्नर था जिसने 1822 में 1822 में बेगार को खत्म करने के लिए, बेगार को नल एंड वॉइड आपका जो है करने के लिए एक आपका आर्मी को डेवलप किया था। द नेम ऑफ द आर्मी इज खच्चर आर्मी, खच्चर सेना। हु वाज द आपका कुमाऊं कमिश्नर जिसने ये काम किया था? विलियम ट्रेल। ठीक है, तो विलियम ट्रेल ने आपका जो है क्या किया, वो आपका जो है एक खच्चर सेना बनाई, लेकिन उसका कोई आपका इंपैक्ट पड़ नहीं पाया क्योंकि केवल विलियम ट्रेल ही नहीं था यहाँ पे, देयर आर सेवरल ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे वर्क कर रहे थे और वो अपने आपके क्या कर रहे थे, वो अपने जो एडवांटेज थे वो एडवांटेज लेने के लिए यहाँ के लोगों को आपका यूज कर रहे थे। तो ये जो यूटिलाइजेशन था, ये यूटिलाइजेशन इतना बढ़ेगा कि फाइनली जाके अब उत्तराखंड के जो यहाँ पे सोशलिस्ट थे, उत्तराखंड के जो यहाँ पे आपका लिबरल लोग थे, उत्तराखंड के जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने प्लान किया कि अब वो इस बेगार कस्टम को खत्म करने का काम करेंगे। बेगार को एक लाइन में अगर समझना है तो बेगार का मतलब है फोर्स लेबर, यानी आपका क्या करना है, जबरदस्ती काम करवाना है विदाउट एनी प्रिविलेज, बिना किसी आपका भुगतान के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी आपका मजदूरी के, बिना किसी वेतन के, ठीक है, बिना किसी फूड के, क्या करना है, अंग्रेजों के लिए सर्व करना है, उसके सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है, उसके लगेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है। यह था बेगार। अब इस बेगार को खत्म करने के लिए आपको मैंने कुमाऊं काउंसिल के बारे में बताया था कि कुमाऊं काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1916 में, 1916 में। और ये जो कुमाऊं परिषद बनी थी, इस कुमाऊं परिषद का जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा में। कौन था आपका प्रेसिडेंट? जयदत्त जोशी। और जयदत्त जोशी की प्रेसिडेंटशिप में वो जो आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि 2 साल में ये कुली बेगार को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हल्द्वानी में हुआ, हल्द्वानी में भी यही डिसाइड किया कि 1 साल में कुली बेगार को खत्म करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। अब इसी बीच में 1919 में आते हैं, 1919 में, और 1919 में एक पर्सन था जो कलकत्ता गया गांधी जी से मिलने। कौन था वो? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कलकत्ता में गांधी जी से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे एरिया में जो आपके छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, उन मूवमेंट्स की वजह से वहां के जो, चाहे वो फार्मर्स रहे हों, ठीक है, जो चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मजदूर रहे हों, ठीक है, या कोई और भी रहे हों, उन सबको आपका जो है कहीं ना कहीं क्या दिया है, उनको आपका एक तरह से प्रॉफिट दिलाया, उनको आपका सफलता दिलाई, उनको सक्सेस दिलाई। तो यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे ने जब ये सुना तो बद्रीदत्त पांडे भी कलकत्ता में गांधी जी से मिलने गए कि वो उत्तराखंड के इस बेगार कस्टम को, इस आपका जो है कुली बेगार जो आपका प्रथा थी, इसको खत्म करने के लिए उत्तराखंड में एक मूवमेंट करें। बट गांधी जी वॉज बिजी इन खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी इस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट में बिजी थे और गांधी जी इस खिलाफत को बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे थे। कैसी अपॉर्चुनिटी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। ठीक है, इससे पहले तुमने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिमों के एजेंडाज अलग थे, तो गांधी जी ने आपका सोचा कि खिलाफत पे अगर हम क्या करते हैं, मुस्लिमों को सपोर्ट दे देते हैं, तो इसकी वजह से मुस्लिम नेशनल मूवमेंट में हमारा साथ दे सकते हैं और फिर हम मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका नाम हमने बताया था असहयोग आंदोलन, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने आपका बद्रीदत्त पांडे को यह कहकर भेज दिया वापस कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, इस आपका इविल कस्टम के अगेंस्ट आपका लॉबिंग करेंगे, वर्क करेंगे, लेकिन वेट करें। वापस आ गए। इसी बीच में गांधी जी का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग जो आंदोलन था, जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, ये आपका 1920 में हुआ था अगस्त में। 1 अगस्त 1920 को अनाउंसमेंट हुआ और 1 अगस्त 1920 को अनाउंसमेंट होने के बाद जब ये आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो आपको पता होगा कि इस मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट कंट्री के लोग गांधी के फेवर में आ गए। कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, लोगों ने अपने टाइटल्स छोड़ दिए, ऐसे कई सारे काम हुए। तो अब गांधी जी का ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बना कुली बेगार मूवमेंट।
मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट ही था कुली बेगार मूवमेंट। तो अब इस कुली बेगार मूवमेंट को हम करवाते हैं कहां पर, बागेश्वर में। अब ये जो बागेश्वर में कुली बेगार मूवमेंट हमें आपका क्या करना है, स्टार्ट करना है, यानी कुली बेगार जो आपका प्रथा थी उसके अगेंस्ट मूवमेंट करना है। तो इसके लिए हमें डे भी तो चूज करना पड़ेगा। डे हमें एक ऐसा चाहिए था जिसमें पब्लिक गैदरिंग ज्यादा हो सके। तो पब्लिक गैदरिंग अगर ज्यादा होती तो आपको पता है कि हम लोगों के जितने सिन हैं, हम लोगों के जितने पाप हैं, वो एक ही दिन धुलते हैं, वो होती है मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति के दिन तुमने देखा होगा कि कुंभ का मेला भी तो शुरू होता है। मकर संक्रांति के टाइम पे उत्तराखंड में खिचड़ी संक्रांत करते हैं हम लोग। मकर संक्रांति का डे वो होता है जब आपका कहां जाते हो, पौड़ी में जाते हो तो गेंदी का फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। माघ मेला शुरू होता है। तो अब ये मकर संक्रांति का जो डे है, इस डे पे हम कहते हैं कि जो नेक्टर था, जो अमृत था, उसकी बूंद नदियों में गिरी, पानी में गिरी। तो लोग क्या करते हैं, अपने पाप धोने के लिए कहां जाते हैं, नदियों में उतर जाते हैं, खासकर जहां पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जहां पे संगम होते हैं। अब तुम्हें बागेश्वर का पता होगा कि ये जो बागेश्वर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में बागेश्वर सिटी। इस बागेश्वर सिटी में दो नदियों का संगम होता है। एक रिवर का नाम है आपका गोमती और एक का नाम है सरयू। तो गोमती और सरयू रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, गोमती और सरयू नदी के संगम पर जो ये बागेश्वर है, इस बागेश्वर में भी मकर संक्रांति के डे पर क्या होने वाली है, पब्लिक गैदरिंग होने वाली है। इसी को आपका कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से आपका इसी का बेनिफिट उठाएंगे हमारे कौन, एक्टिविस्ट, हमारे आपके जो बेसिकली क्या थे, सत्याग्रही थे। तो गांधीयन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले कुछ लीडर्स के मैं नाम ले रहा हूं, शायद इसमें स्लाइड में भी लिखे होंगे, 3 लोगों के नाम लिखे होंगे। एक का नाम लिखा है बद्रीदत्त पांडे, लिखा है इसमें। उसके बाद क्या लिखा है, चिरंजी लाल। और एक लिखा होगा आपका हमारे पास कौन, हरगोविंद पंत। ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों ने मकर संक्रांति के डे को चूज करते हुए कुली बेगार के अगेंस्ट आपका मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसकी लीडरशिप में हुआ, बद्रीदत्त पांडे की लीडरशिप में। 2 और बड़े लीडर कौन थे, मैंने कहा हमारे पास हरगोविंद पंत था और हमारे पास चिरंजी लाल था। अब मकर संक्रांति के डे पे एक तो ऑलरेडी आपके विलेजर्स आ रखे थे, किसके लिए, शाही स्नान के लिए, होली स्नान के लिए। और ऊपर से क्या होगा, यहाँ पे एक्टिविस्टों की गैदरिंग भी हो गई, यानी जो सत्याग्रही थे उनकी गैदरिंग भी हो गई, जो कुली बेगार के अगेंस्ट आपका लॉबिंग कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति के डे पर 14 जनवरी का जो डे था, उस डे पर यहाँ पर 40,000 आपका पॉपुलेशन आपका इकट्ठी हो गई, 40,000 एक्टिविस्ट इकट्ठे हो गए। अब उनमें विलेजर्स भी थे, उसमें आंदोलनकारी भी थे, उसमें आपका हमारे पास कॉमन पीपल भी थे। तो 40,000 की इस गैदरिंग में जो ये लीडर्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, बद्रीदत्त पांडे जैसे लोग, इन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जो कुली बेगार के रजिस्टर्स हैं उनको वो थ्रो कर देंगे, बहा देंगे, पोर कर देंगे, कहां पे, रिवर में। तो अब आपको पता है कि गोमती और सरयू का जब कॉन्फ्लुएंस होता है, देन द रिवर इज नोन एज सरयू। सरयू और गोमती को फिर हम सरयू के नाम से बुलाते हैं ना, दोनों को जुड़ने के बाद दोनों मिलकर सरयू बनती हैं। तो लोगों ने क्या कर दिया, उस कॉन्फ्लुएंस से आगे उन रजिस्टरों को फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे। ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे अपनी पूरी आपका जो है बटालियन भेज रखी थी। ब्रिटिशर्स की बटालियन को यहाँ पर भेजा गया था किसके साथ, वेपन्स के साथ, हथियारों के साथ। और ब्रिटिशर्स की जो ये आपका हथियारों के साथ भेजी गई आर्मी थी, बटालियन थी, इसका जो चीफ था उसका नाम था डायबिल, लिखा है, ठीक है, कौन था, डायबिल। अभी जो डायबिल था इसको भेजा गया, तो अब इसको भेजने के बाद इसने जब देखा वहां की 40,000 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो ये वहां पे फायरिंग भी नहीं कर पाए, ये केवल देखते रह गए तमाशा। और इस तरह से आपका लोगों ने कुली बेगार से रिलेटेड जितने भी डिटेल थी, जिसमें विलेजर्स की डिटेल थी कि आज इसने काम करा, कल उसने काम करा, परसों वो काम करेगा, वो सारी डिटेल नदियों में चली गई। गांधी जी ने जब सुना कि 40,000 एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए, ठीक है, ब्रिटिशर्स की बटालियंस भी यहाँ पे आपका किसके लेके, वेपन्स को लेके खड़ी थी, और उसके बावजूद यहाँ पे ब्लड की एक ड्रॉप नहीं गिरी, तो गांधी जी ने भी इसको आपका प्रेज करने का काम किया। गांधी जी ने भी इसको आपका बेसिकली क्या किया, यहाँ पे संबोधित करने का काम किया। और गांधी जी ने अपना जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पहली ब्रिक कहा, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा। एक और नाम दिया, मैंने कहा ब्लड की एक बूंद नहीं गिरी, तो ब्लड की जब एक बूंद नहीं गिरी तो गांधी जी तो वैसे ही आपका नॉन वायलेंट थे, है ना, वो बेसिकली आपका अहिंसक थे, वो हिंसक नहीं थे। जब एक भी बूंद नहीं गिरी तो गांधी जी ने इसको एक और नाम दे दिया, रक्तहीन क्रांति, ब्लड लेस रेवोल्यूशन।
ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यहां तक कि यहां इस पे एक नोट भी लिखने के लिए आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जो आपका हमारे पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड आपके जो क्वेश्चन आएंगे इस पे ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो द फर्स्ट वीक ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसको कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। डिप्टी कमिश्नर आपका डायबिल का नाम मैंने लिखा हुआ है। अब आगे क्या हुआ, आगे हम बात करते हैं यहां पर उन लीडर्स के बारे में जिनके मैंने नाम लिए। जैसे यहां पे सबसे पहला नाम बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे को क्या कहते हैं हम लोग, कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी का टाइटल उसको इसी मूवमेंट से मिला है, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल कुमाऊं केसरी, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक और पर्सन है जिनका नाम है आपका हरगोविंद पंत। कुमाऊनी थे ये भी, है ना। ये वो पर्सन थे जिसकी वजह से इतनी गैदरिंग हुई और इनको नाम दिया गया जननायक। क्या नाम दिया गया, जननायक का नाम दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रख लेना, देख सकते हो आप, ठीक है। कुमाऊं केसरी और जननायक जैसे नाम दिए गए, ये दोनों टाइटल याद रखोगे। अब ऐसा ही एक मूवमेंट, ऐसा थोड़ी था कि कुली बेगार केवल कुमाऊं में था, ये तो गढ़वाल में भी था ना। तो अब गढ़वाल में भी कुली बेगार हुआ, इसी टाइम पे हुआ। और गढ़वाल में कुली बेगार को आपका यहाँ पर क्या करने वाले, लीड करने वाले जो लोग थे, इन लोगों के नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अमृतसर के सेशन में भी पार्टिसिपेट किया था 1919 में, जिसमें एक है हमारे पास अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और एक है बैरिस्टर मुकुंद लाल, है ना। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के फाउंडर मेंबर्स भी हैं। तो इन दोनों ने आपका गढ़वाल के एरिया में आपका क्या किया था, कुली बेगार प्रथा को आपका खत्म करने के लिए मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। ये कुली बेगार है। अब इस कुली बेगार में हम वर्ड तो पढ़ते हैं कुली बेगार, लेकिन कुली बेगार में भी 3 वर्ड आते हैं। एक्चुअली जो कुली बेगार है, कुली बेगार तो तीनों को मिला के बनाया हमने, नहीं तो हम जनरली हम इसको क्या कहते थे, बेगार कहते थे, है ना। अब ये जो बेगार है, इस बेगार में 3 वर्ड आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक है कुली बेगार, एक है कुली उतार और एक है कुली बर्दायस, ठीक है। इन तीनों को मिलकर हमने क्या कहा, कुली बेगार का। तो यहां इस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो बेगार बेसिकली आपका क्या था, बेगार आपका एक फोर्स्ड लेबर था। बेगार आपका क्या था, एक जबरदस्ती लोगों के द्वारा कराया जाने वाला एक ऐसा कार्य था जिसमें क्या नहीं दिया जा रहा था, जिसमें किसी तरह का प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा था, किसी तरह की मजदूरी नहीं दी जा रही थी। और इसी को हमने जब बेगार कहा तो इसकी कितनी फॉर्म दिखी हमें, 3 फॉर्म दिखी। हमने कहा कुली बेगार थी, हमने कहा कुली उतार थी, हमने कहा कुली बर्दायश थी। तीनों को मिलकर हमने कहा कुली बेगार। अब ये जो कुली बेगार प्रथा है, इस कुली बेगार प्रथा में क्या लिखा हमने कि जितने भी आपका विलेज होते थे, हर विलेज का अपना एक प्रधान होता था, हेड होता था। तो जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उन ब्रिटिशर्स ने आपका क्या कर रखा था, यहाँ पर डिसाइड करा हुआ था कि किसी भी गांव का जो चीफ होगा, जो हेड होगा, वो एक रजिस्टर मेंटेन करने का काम करेगा। ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर जब मेंटेन होगा तो इस रजिस्टर में आपका मेंशन होगा कि किस उस गांव में कितने लोग हैं, कितने फार्मर्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, जिनको वो आपका क्या कर सकते हैं, एज अ कुली यूज कर सकते हैं, ताकि उनके लगेज को, उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। अब वो चाहे आपका ब्रिटिश आर्मी का कोई ऑफिसर हो, वो कोई कॉमन आपका सिविलियन हो ब्रिटिशर्स का, या कोई आपका टूरिस्ट हो ब्रिटिशर्स का। मतलब ये नहीं था कि केवल सरकारी हो, है ना। बस क्या होना चाहिए, वो कोई आपका यूरोपियन होना चाहिए, कोई ब्रिटिशर होना चाहिए। उन सब ब्रिटिशर्स को अब क्या करना था, सर्वेयर था। कोई भी आपका ब्रिटिशर हो तो उनके लगेज को एक विलेज से दूसरे विलेज तक, यहां तक कि कई जगह ये क्या करते थे, जैसे आपका ट्रैकिंग करते थे, ट्रैकिंग में भी तो सामान ले जाना पड़ता है, उस ट्रैकिंग में भी आपका इनको विलेजर्स को अपने साथ ले जाना था और वहां पे उनको कोई प्रॉफिट नहीं देना था। ये था कुली बेगार। तो अब इस कुली बेगार में ये वही लिखा है हिंदी में। अब आते हैं आगे, यहां सबसे पहले बेगार, हमने 3 कहा ना, कुली बेगार में सबसे पहले कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। तो अब कुली बेगार, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सिंपल सी लाइन है कि कुली बेगार स्पेशली आपका उस लेबर को कहा जाता है जिससे फोर्सफुली काम कराने के बाद उसको कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। यानी उससे काम तो ले रहे हैं, उससे लगेज तो ट्रांसफर करवा रहे हैं, लेकिन उसको क्या नहीं दे रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई वेज नहीं दे रहे हैं, कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, फूड नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये हुआ। तो अब यहाँ पे आगे आओ, जैसे ये है ना, इसमें यही लिखा है कि बेगार वो था जो बिना किसी भुगतान के जबरन श्रम से,
ठीक है, अब देखो इस व्यवस्था में ये सेम लाइन आ गई पीछे कि पहाड़ी जो लोग होते थे उन लोगों को आपका क्या, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स होते थे या कोई भी ब्रिटिशर होता था, उनके लगेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करना पड़ता था। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपका फोर्ट विलियम आपका गवर्नमेंट का। फोर्ट विलियम गवर्नमेंट आपका क्या कहती है? फोर्ट विलियम गवर्नमेंट कहती है कि कुली बेगार एक आपका किससे, आपका प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक या फिर एक विलेज से दूसरे विलेज तक आपके जो लगेज है उस लगेज को ले जाना, ठीक है, और उस लगेज को आपका ले जाने के बाद आपका जो है जो वहां के लोकेलाइट्स थे उन लोकेलाइट्स को आपका जो है क्या करना है, यूटिलाइज करना है फोर्सफुली, यानी एक तरह से उनका क्या करना है, शोषण करना है, उनका क्या करना है, एक्सप्लोइटेशन करना है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, ये किसने दिया था, फोर्ट विलियम सरकार के नियमों के अनुसार दिया गया स्टेटमेंट है कि किसी भी तरह से जो विलेजर्स हैं उन विलेजर्स को आपका क्या करो, फोर्सफुली आपका क्या करो, उनसे लेबर का वर्क कराओ और उनको कोई प्रिविलेज मत दो ताकि अंग्रेजों का भी डर बना रहे। ठीक है, आगे आओ। यह कुली उतार, कुली उतार की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा फर्क है ना। कई बार तो कुली उतार को हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं कि कुली उतार कस्टम एक ऐसा कस्टम था जिसके तहत आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तक जब लगेज गया तो उस लगेज को हमें क्या करना पड़ता था, ट्रांसफर करना पड़ता था किसी दूसरे को, वो कुली उतार था। लेकिन इसमें जो एक माइन्यूट डिफरेंस निकल के आता है वो डिफरेंस निकल के आता है कि कुली बेगार की ही तरह था, बट कुली बेगार एक ऐसा कस्टम था जिसमें कोई भी प्रिविलेज नहीं था, कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन इसमें आपका मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट था, यानी अगर 100 रुपए का काम किया तो उसको 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक ऐसा आपका कस्टम था जो कुली बेगार की ही तरह था, लेकिन इसमें कई बार आपका क्या होता था, मिनिमम वेज का प्रोविजन था, मिनिमम पेमेंट का आपका क्या था, प्रोविजन था, और कई बार तो प्रोविजन में आपका ये पैसे भी नहीं देते थे। तो कुल मिला के एक जैसे ही हैं सारे। और लास्ट में आते हैं हम एक और, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में, कुली उतार की कंडीशन में एक चीज और थी कि कोई पर्सन वो बीमार है ना, उसकी आपका फिजिकल आपका जो है हेल्थ ठीक नहीं है, वो मेंटली आपका अनस्टेबल है, उसमें इस पे कोई ध्यान नहीं देते थे, उनको केवल अपना काम करवाना था, होता था वो करवाते थे, और अगर नहीं करते थे तो उनको पनिशमेंट मिलता था, उनसे टैक्सेस लिए जाते थे। लास्ट आपका जो पार्ट आता है इसमें वो है कुली बर्दायस, है ना, इसको ऐसे समझ लो बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब मैं बोलूं तुम्हें कि मैं एक ब्रिटिशर हूं, मैंने बोला इसको घर से स्टॉव लेके आना, है ना, इसको बोलूं मैं कैरोसिन लेके आना, इसको बोलूंगा मैं मैच बॉक्स लेके आ, इसको बोलूंगा मैं मटन लेके आ, इसको बोलूं मैं चिकन लेके आ, इसको बोलूंगा मैं आपका पीछे कि आपका स्पाइसेस मसाले लेके आ, इसको बोलूंगा मैं बेड लेके आ, इसको बोला मैं आपका कि मेरे लिए ब्लैंकेट लेके आ। तो भाई मैं क्या लेके आऊंगा, मैं केवल अपना शरीर लेके आऊंगा, यही तो हो गया मतलब। तो ये आपका बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो इसको हम कहते हैं कुली बर्दायस। मींस आपका ये जो कस्टम था, इस कस्टम में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो सामान लदवा दिया, लेकिन सामान लदवाने के बाद भाई अब कुछ चीजें नहीं मिली तो सारे ब्रिटिशर्स, मैंने कहा कि सारा खाना आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो राशन हुआ करती थी, कंप्लीट राशन आपका इनको फ्री में देनी पड़ती थी, ठीक है, और जो नहीं दे रहा था उसको वो पनिश किया करते थे। दूसरी कंडीशन अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपका हमारे पास क्या आ गया, ब्रिटिशर आ गया, जैसे मैंने कहा कोई सर्वेयर था, है ना, मैं हूं ब्रिटिशर, मैंने कहा मेरा कोई गेस्ट आ रहा है, मेरा कोई फ्रेंड आ रहा है ब्रिटेन से, भाई मैंने कहा तुम्हें सारी व्यवस्था करनी है विलेजेस को, है ना। तो यहाँ पे कोई भी आपका थे, चाहे वो आपका मैंने कहा क्या हूँ ऑफिसर्स हो, चाहे वो आपका हमारे पास क्या हो, कोई भी आपका हमारे पास आर्मी के पर्सन हो, कोई भी आपका हमारे पास हंटर हो, ठीक है, कोई भी सर्वेयर हो, कोई भी टूरिस्ट हो, ठीक है, उन सब के लिए हमें देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीजें रखनी है। मैंने कहा हमें वेजिटेबल्स रखनी है, हमें फूड रखना है, मिल्क रखना है, फ्रूट्स रखना है, फ्यूल रखना है, फोडर रखना है, सब कुछ रखना है ना। अपने लिए खाने के लिए नहीं था हमारे पास, लेकिन इनको फोर्सफुली हमें देना पड़ रहा था। तो ये हमारे पास कुली बेगार था। तो इस पे क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, कुली बेगार मूवमेंट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, लगभग आपका 50 शब्दों से लेके 100 शब्दों तक, 50 वर्ड से लेके 100 वर्ड तक के क्वेश्चन आता है। तो 50 वर्ड से लेके 100 वर्ड तक अगर एक क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा तुम्हें इसमें लिखना चाहिए, बहुत 100 वर्ड से ऊपर ही आ रहा है। ये देखो ये बेकार है ना, सॉरी ये, हाँ ठीक है। और वर्ड्स लिमिट मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, जो एवरेज लिखता है, अगर मैं लाइन की बात करूं तो एक लाइन में अप्रोक्स आपका हमारे पास 6 से 7 या 6 से 7 या 7 से 8 वर्ड आते हैं। तो 50 वर्ड्स का मतलब है आपके कितने हो गए, 7, और अगर 7 वर्ड आते हैं तो 7 7 या 49 होता है ना,
है ना। तो लगभग 7 से 8 लाइनों में आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसमें आपका जो है ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा, राइट, ये ध्यान रखना है। अब ये इसी कुली बेकार से रिलेटेड मैं एक एजेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने नाम सुना था कुली एजेंसी, है ना। कुली एजेंसी का नाम भी नहीं सुना होगा अभी, अब सुन लो। एक्चुअली आपने एनी बेसेंट का नाम तो सुना है। एनी बेसेंट किसकी अप्रोच लाई थी, होम रूल, लेकिन होम रूल को एस्टैब्लिश कौन कर गया, तिलक। ऐसे ही यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम आपका किसके ऊपर, यहाँ पे एक सेकंड है, छोटा सा क्वेश्चन आता है इसमें, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट आपका बन जाता है, इसको देख लेना। एक सेकंड है, ये लो, कुली एजेंसी, ठीक है। कुली एजेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, उत्तराखंड में कई हमारे पास एक्टिविस्ट थे, उत्तराखंड में कई आपका हमारे पास सोशल आपका क्या थे, आपका वर्कर्स थे, उत्तराखंड में कई आपके हमारे पास क्या थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, या उत्तराखंड में आपके कई सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इस कुली बेगार कस्टम को देखा, और इस कुली बेकार कस्टम के अगेंस्ट उन्होंने लॉबिंग भी की। अब इसमें गिरिजादत्त नैथानी का नाम दे रखा है जैसे, तो गिरिजादत्त नैथानी तो वैसे भी वही पर्सन था जिसने गढ़वाल का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम था गढ़वाल समाचार पत्र, वो लैंसडाउन से पब्लिश किया था। उन्होंने कुली बेकार के अगेंस्ट उसमें भी लिखा अपने जर्नलिज्म के आपका साथ। तो उस जर्नलिस्ट के साथ जब उन्होंने आपका कुली बेगार के बारे में लिखा, उस इविल कस्टम के बारे में लिखा, उस बुरे आपका जो है बर्ताव के बारे में लिखा, तो उन्होंने प्लान किया था कि वो क्या बनाएंगे, एक कुली एजेंसी बनाएंगे। मींस वही अप्रोच किसकी और आपका काम कौन कर गया। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि हु वाज द पर्सन जिसने कुली एजेंसी की अप्रोच को दिया, जिसने कुली एजेंसी के आइडिया को आपका क्या किया, डेवलप किया, द नेम ऑफ द पर्सन इज गिरिजादत्त नैथानी। और गिरिजादत्त नैथानी की इस अप्रोच पे किसने आपका एजेंसी बना दी, वो हमारे पास जो पर्सन था उसका नाम था जोध सिंह नेगी 1908 में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये अलग से नोट में डालोगे आपको कि कुली एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट था, कुली एजेंसी का जो आइडिया था, वो गढ़वाल समाचार पत्र के फर्स्ट एडिटर गिरिजादत्त नैथानी ने आपका दिया था। लेकिन इस कुली एजेंसी को स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट मिलता है वो 1908 में जोध सिंह नेगी को मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेक्शन हो गया। अब आओ और आगे, साइमन कमीशन का नाम सुना है, क्या था। आप इतने पीछे क्यों बैठते हो, आगे बैठा करो ना, ये तो बीच वाला खाली है। हाँ जी बोलो, कुछ आइडिया है इसके बारे में। हाँ ना बोल दो, कोई बात नहीं, नहीं है तुम्हें। हाँ जी आगे, हिस्ट्री किस किसने पढ़ ली यहाँ पे, सबके हाथ नीचे है। साइमन कमीशन एक कमीशन था जो इंडिया में रूल्स बनाता था, लेकिन इसमें वो नहीं थे, इंडियन सिटीजन। चलो ठीक है, और ये बताइए, ये भी बोलना चाह रही थी ना, कुछ खुल के बोलना है, हाँ बोलो। साइमन कमीशन गो बैक, क्या था ये, एक स्लोगन था, एक नारा था जो हमने दिया था। हाँ भाई ईशानी, ईशानी की तो गर्दन ही नीचे हो जाती है, वो क्या किया है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है आजकल। अब बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक और नाम भी था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। बताओ, चलो आपने एक चीज तो बता दी कि 1919 में एक एक्ट आया था, 1919 में एक एक्ट आया था, ठीक है। और इस एक्ट को क्या नाम दिया आपने, नहीं इससे पहले क्या कहा आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। अब ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इस अधिनियम को आगे जाके हम किस नाम से बुलाते हैं फिर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, है ना। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, क्या था ये अधिनियम, क्या था ये आपका रिफॉर्म एक्ट, और प्रांतों में द्वैत शासन लगा, सेंटर में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हुई। मतलब आपका हमारे पास क्या हो गया, जनरली जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू एक तो डीआरकी लग गई या डायरकी लग गई जिसको आप कहते हो। द्वैत शासन, क्या था द्वैत शासन,
इस बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, है ना। इसमें बेसिकली दो तरह के आपके सब्जेक्ट्स थे, एक थे आपके हमारे पास कौन से, आरक्षित, और एक थे स्थानांतरित, है ना। एक कहते हैं आपका रिजर्व और एक थे ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट किसके लिए थे, गवर्नर के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, ठीक है। और जो ट्रांसफर्ड थे वो किसके लिए थे, वो थे आपका जो हमारे इंडियन आपके क्या थे, जो आपके ये पॉलिटिशियंस थे, या जिनको हम क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं। और दूसरा आपने क्या कहा कि सेंटर में आपका क्या लग गया, आपका डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया, है ना। तो अब यहां पर ये जो चीज हुई, एक तो ये हुई, और क्या था, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें था, वो क्या था, सिखों के लिए भी आपका 1909 के एक्ट की तरह, जैसे 1909 के एक्ट में हमने मुस्लिमों को सेपरेट एरिया दे दिया था, इसी तरह से यूरोपियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, और किसके लिए, यहाँ पे सिखों के लिए भी आपका स्पेशल आपका जो है प्रोविजन कर दिए गए, सेपरेट आपका जो है किसके, आपका निर्वाचन क्षेत्र के, जो इलेक्टोरेट आपका सिस्टम होता है। मतलब आपका मुस्लिम्स के साथ साथ, मुस्लिम को हमने पहले अलग कर दिया, अब हमने सिखों को अलग करने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स ने एंग्लो इंडियंस को अलग करने की कोशिश की, और साथ साथ में आपका कौन, जो आपके हमारे पास यूरोपियंस थे, उनके लिए भी सेपरेट एरिया देने की बात कर दी इन्होंने इलेक्शन में। तो अब क्या हुआ, जब ये एक्ट आया 1919 का, तो इस 1919 के एक्ट में एक प्रोविजन था कि 10 ईयर्स के बाद, 10 साल के बाद इस एक्ट की समीक्षा की जाएगी कि ये एक्ट आपका जो हमने इंप्लीमेंट किया, इसका रिजल्ट आपका बेनिफिशियल था नहीं था, ठीक है। तो ये आपका 1919 के एक्ट के लिए हमने कहा कि 10 साल के बाद क्या होगा, इसकी एनालिसिस होगी, इसकी समीक्षा होगी। लेकिन एक बात बताओ, 1919 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1929 आएगा, 1929। तो कायदे से अब ये जो साइमन कमीशन आना चाहिए था, ये कब आना चाहिए था, 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये कब आ गया, 1927 में अनाउंस हुआ था ब्रिटेन में। और 1927 में जब 1927 में अनाउंस हुआ तो 2 साल पहले अनाउंस हो गया कुल मिला के। 1929 में अनाउंस होना था, लेकिन कब अनाउंस हो गया, 1927 में अनाउंस हो गया, 1927 में अनाउंस हो गया। एक बड़ी गड़बड़ ब्रिटिशर्स ने ये कर दी। दूसरी कंडीशन, गांधी जी अब आपका जो है नेशनल लेवल पे एक बड़े क्या हो गए थे, फिगर बन गए थे। गांधी जी का तो कहना ही वैसे था कि भारत का, भारत के लिए, भारत के लोगों के द्वारा, यानी भारत के लिए जो भी आपका काम होगा, इंडिया के लिए जो भी काम होगा, वो इंडियंस के थ्रू होगा, ठीक है। जो रूल रेगुलेशन बनेंगे वो इंडियंस के थ्रू बनेंगे। तो अब सोचो कि तुमने साइमन कमीशन एक तो आपका 2 साल पहले अनाउंस कर दिया, और ऊपर से जब वो 3 फेब कब, 1928 को, 1928 को मुंबई के पोर्ट पे उतरा, तो उसमें जो 7 मेंबर्स निकल के आए वो ऑल वर ब्रिटिशर्स। अब सोचो कि रूल रेगुलेशन तुम भारत के बनाओगे, तो भारत का भी तो होना चाहिए था उसमें, कोई इंडियंस भी तो होना चाहिए थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे। दैट्स व्हाई द कमीशन इज आल्सो नोन एज व्हाइट कमीशन। इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी बुलाते हैं। अब इसको व्हाइट कमीशन का, श्वेत कमीशन का, तो हमने क्या कहा, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। तो अब ये जो साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट उत्तराखंड में भी लॉबिंग हुई होगी। तो उत्तराखंड में जो ये लॉबिंग हो रही है, इस लॉबिंग में अगर हम देखते हैं तो मुकुंदी लाल वाज द पर्सन जिसने 1928 में अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक आपका जो है बाइकॉट का प्रपोजल पास किया। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अदरवाइज साइमन कमीशन का हमें क्या मतलब था कि हम उत्तराखंड में पढ़े, लेकिन कौन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ले आओ जिसने 1928 में अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के किसके लिए, आपका यहां पर बाइकॉट के लिए, उसके विरोध के लिए एक प्रपोजल पास किया था, पब्लिक को अपने फेवर में करने के लिए और साइमन कमीशन के अगेंस्ट आपका लॉबिंग करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आईएनसी का 1929 का सेशन, शायद हमने पहले भी पढ़ा है। कांग्रेस का 1929 का लाहौर का जो ये सेशन था, ये लाहौर का सेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में हुआ। यानी कांग्रेस के जो एनुअल सेशंस होते थे, उन सेशंस में हमारे पास ये जो आईएनसी का सेशन हो रहा है 1929 में लाहौर में, कौन सी रिवर के बैंक पे, लाहौर रावी रिवर के बैंक, ठीक है, रावी रिवर के बैंक पे। तो रावी रिवर के बैंक पे जो लाहौर है, इस लाहौर में सेशन हुआ। और मैंने कहा कि सारे सेशंस कब होते थे, ये आपका सर्दियों में होते थे। आपको पता है इसमें कांग्रेस का जो एजेंडा था वो क्या था, कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना एजेंडा अनाउंस किया, ठीक है। कांग्रेस ने पहली बार आपका क्या किया, अपने मंच से, अपने आपका बेसिकली प्लेटफॉर्म से क्या किया, कंप्लीट स्वराज को आपका फोकस किया।
और कंप्लीट स्वराज को फोकस करना था तो सीधा आ जाओ आपका 1930 में 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को कहां पर, रावी रिवर के बैंक पर, कहां पर, लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग होस्टिंग की, झंडारोहण किया। और फिर अगर फ्लैग होस्टिंग हुई किसके फेवर में, हमारे फेवर में, कंट्री के फेवर में, तो डेफिनेटली पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस आवाज पे पूरी कंट्री में आपका फ्लैग होस्टिंग हुई। लेकिन एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस था उत्तराखंड का, जहां पे टिहरी प्रिंसेस स्टेट ने फ्लैग होस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ओनली टिहरी प्रिंसेस स्टेट इन द एरिया ऑफ उत्तराखंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस फ्लैग होस्टिंग। टिहरी ने इस ध्वजारोहण में, झंडारोहण में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है।